हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी अर्थिंग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूं, उसके बाद हम आगे की टॉपिक पे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सूचना बता दे रहा हूं। हमारे चैनल का नाम है डीजेपी स्पेस इलेक्ट्रिकल। आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे डिप्लोमा लेवल, आईटीआई लेवल की जितने भी क्लासेस हैं, आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, हो गया आपका बेसिक, हो गया मशीन, हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, हो गया ये सारा जितनी भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनका हम लोग बारी बारी से लेक्चर लेकर कवर करेंगे उनको। फिलहाल हम लोगों ने शुरू किया है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अभी हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं और उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है अर्थिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने अर्थिंग के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जब मेरी लेक्चर शुरू हो रही हो तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। जितना मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, आप लोग जितना बता रहा हूं उसको इत्मीनान से सुने, उसको नोट डाउन करते चलें। मैं गारंटी देता हूं कि चैप्टर खत्म होते होते वो चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में बेसिक क्या क्या बताया गया है आपको, और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप पेशेंस रखकर कॉपी और नोट लेकर बैठें, सब कुछ नोट करते चलें। और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, दे दूंगा। आप अपने से करोगे उस क्वेश्चन को, जिससे कि आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके वो भी क्लासमेट्स होंगे, हो सकता है कि वो न पढ़ पा रहे हो अपने से, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जब तक आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, चीजें आपको क्लियर होने वाली नहीं है। तो आप उनकी भी हेल्प करिए, उनको शेयर कर दीजिए, वो भी इस क्लास के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और अर्थिंग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा अर्थिंग होता क्या है, अर्थिंग होता क्या है। उसके बाद अर्थिंग के लाभ क्या हैं। ठीक, यानी कि हम किसी भी सिस्टम को अर्थिंग कर रहे हैं तो उससे हमें कोई लाभ होगा तभी तो हम अर्थिंग करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लाभ भी बताया था कि लो वोल्टेज पे हम ऑपरेटर का काम करते हैं, मशीनों को चलाते हैं, तो उससे हमें बचने के लिए कि हमें बिजली का झटका न लगे। अगर हाई वोल्टेज की बात हो रही हो तो हम लोग हाई वोल्टेज पे ऑपरेट तो करते नहीं, सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन हाई वोल्टेज पे मशीनें इतनी महंगी होती हैं, अगर वो खराब हो गई तो हमको काफी नुकसान होगा। तो मशीनों को प्रोटेक्शन के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। और अर्थिंग से मानव की सुरक्षा कैसे होती है, यानी कि एक सिस्टम ये है, अगर इसमें हमने अर्थिंग दे रखा है तो इससे कोई भी व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये भी हमने आपको बताया था कि अगर बॉडी पे कोई भी फॉल्ट होके करंट आ रही है तो वो सबसे पहले लो रेजिस्टेंस पाथ से कहां चली जाएगी, ग्राउंड को, हमारे तरफ करंट नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। इसका भी एक रीजन मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ का होता है 0.5 से लेकर 1 ओम तक रेजिस्टेंस, और हमारा होता है लगभग 500 ओम रेजिस्टेंस, या इससे भी कम ज्यादा हर जगह वेरी करता मिलता है। तो अब करंट का गुण होता है कि वो सबसे कम रेजिस्टेंस पाथ से जाए, तो कहां से चली जाएगी, अर्थ वायर से। हमने अर्थिंग के डेफिनेशन में ये भी बताया था कि अर्थ वायर बहुत ही कम रेजिस्टेंस का होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमको सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ मिले जब कोई भी फॉल्ट अकर हो रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमने देख रखी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि टाइप ऑफ अर्थिंग क्या होता है। दो प्रकार का मैंने बताया था, एक तो बताया था न्यूट्रल अर्थिंग और दूसरा बताया था इक्विपमेंट्स अर्थिंग। दोनों में अंतर क्या, ये भी क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने बताया था मेथड ऑफ अर्थिंग। टाइप और मेथड में अंतर है। टाइप का मतलब हम किसी भी सिस्टम को अर्थिंग कैसे करते हैं, यानी कि यहां के ऊपर का सिस्टम वो कहां चला जाएगा, टाइप ऑफ अर्थिंग में। लेकिन जब हम अर्थिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बनाए अपना। यहाँ ग्राउंड है हमारा, पृथ्वी का अंदर का हिस्सा। तो अब पृथ्वी के अंदर हम कैसे अर्थिंग को करते हैं,
ये किस में चला जाएगा, मेथड में। तो कल मैंने आपको 5-6 मेथड बताया था, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग हमें पढ़ना है, बाकी उसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम उससे अब आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को 1-2 पॉइंट और बता दे रहा हूं, वो देखिए क्या क्या है। मान लीजिए आपने अर्थिंग कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अर्थिंग काम ही ना कर रहे, या फिर अभी काम कर रहा है, कुछ दिन बीता, फिर अर्थिंग काम ही नहीं कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि अचानक से अर्थिंग काम नहीं कर रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। हम इंजीनियर हैं, हमें ही देखना होगा कि भाई अगर अर्थिंग नहीं काम कर रहा है तो आखिर इसके फेल होने के कारण क्या हो सकते हैं, कहाँ से फेल हो सकता है। तो आइए 2-4 पॉइंट हम आपको बताते हैं जो मेन कारण होते हैं, जिससे हम चेक कर पाए कि अर्थिंग फेल हो गया है तो यहां से कैसे ठीक करें। ठीक है, तो आइए अगला हेडिंग रहेगा हमारा अर्थिंग फेल होने के मुख्य कारण। ठीक है, देखिए पहला अर्थिंग फेल कैसे हो सकता है। तार का उपर्युक्त साइज का न होना। मैंने आपको बताया था कि अर्थ वायर को ऐसा हम सेलेक्ट करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। इन केस आपने अगर कैपेसिटी से कम यानी कि पतला तार यूज कर लिया तो वहां का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर काफी बढ़ जाएगा। और मैंने बताया था कि अगर अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, मान लेते हैं वो बढ़ के हो गया 500 ओम, आर ई का मान कितना हो गया, लगभग 500 ओम के बराबर हो गया, और आर बॉडी का अर्थ भी लगभग 500 ओम मान लेते हैं हम लोग। अगर ये दोनों अर्थिंग रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस और बॉडी रेजिस्टेंस दोनों 500 ओम के हो गए, अगर आप अब इस सिस्टम पे फॉल्ट करा के, एक तो ये अर्थिंग हो गया, एक हो गया ये ह्यूमन बॉडी, आपने इसको छू दिया तो होगा क्या। अगर यहां पे मान लेते हैं 10 एम्पियर की करंट है, इतना सिस्टम पे अर्थ फॉल्ट होने की वजह से बॉडी पे 10 एम्पियर का करंट सर्कुलेट कर रहा है, तो होगा क्या, अब आधा करंट क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब आधा इसके थ्रू जाएगा, आधा इसके थ्रू जाएगा, जबकि होना ही चाहिए था कि जब अर्थ फॉल्ट हो, सॉरी इसमें कोई भी फॉल्ट हो तो सारी की सारी करंट कहां से जाए, अर्थ से जाए। तो हम अगर तार साइज का नहीं यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कहां से फ्लो होगी, फिर हमारी बॉडी से भी फ्लो होगी, और जब हमारी बॉडी से करंट फ्लो होगी तो हमें झटका लगेगा। तो ये सबसे पहला रीजन हो सकता है अर्थिंग फेल होने का, कि हमने तार साइज से कम यूज कर रखा हो। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें लिख देंगे कि यदि हम उपयुक्त साइज का तार न यूज करके उससे कम साइज का तार यूज करेंगे तो उस तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार का यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो जो करंट है वो आसानी से यानी कि इजी पाथ के थ्रू ग्राउंड पे नहीं जाएगी, हमारी बॉडी से भी फ्लो हो सकती है, इसलिए हमें करंट का झटका लग सकता है। पहला फेल होने का कारण ये है। अब देखिए दूसरा कौन सा कारण है, तार ही नहीं, अगर हम अंदर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, बिना इलेक्ट्रोड के तो अर्थिंग होगी नहीं, क्योंकि अर्थ में हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो वहां इलेक्ट्रोड डालेंगे कोई ना कोई। तो अगर इलेक्ट्रोड का साइज कम होना, इसमें भी सेम रीजन होगा। अगर आप अर्थ में इलेक्ट्रोड को पतला डाल रहे हो या फिर कम डाल रहे हो तो होगा क्या, इसका अर्थ के साथ कांटेक्ट बहुत ही कम होगा। ठीक है, पतला होगा तो आपको पता है कि कांटेक्ट एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर छोटा हो गया तो भी कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। इसलिए इसमें होगा क्या, अगर कांटेक्ट एरिया कम हुआ तो जो करंट यहां से तार के थ्रू आएगी वो आसानी से
अर्थ में विसर्जित नहीं हो पाएगी। जब अर्थ में विसर्जित नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको यहाँ लगेगा कोई ना कोई हमको फ्लो होने का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें फिर से वही सिस्टम देखना पड़ेगा जो पहले हमने देखा था। जब कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट आसानी से धरती में नहीं जा रही है, तो करंट हमारे थ्रू भी फ्लो हो सकती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है फेल होने का, कि हम इलेक्ट्रोड की साइज को कम रखें। तो इसमें भी आप वही लिखोगे कि यदि हम सही साइज का इलेक्ट्रोड नहीं यूज करेंगे, उससे कम साइज का यूज कर लिया या फिर पतला कर लिया या लंबाई में कम कर लिया, तो हमारा अर्थिंग फेल होने का चांस बना रहेगा। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा ये है अर्थिंग इलेक्ट्रोड की गहराई कम होना। वही बात आ गई, अगर हम चाहेंगे तो दोनों पॉइंट को इसी में कर देंगे। अगर अलग अलग पॉइंट बनाए तो साइज में बोल देंगे कि हमने पतला ले रखा है, और इसमें क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड हमने छोटा ले रखा है। तो आपके ऊपर है, इसको 3 पॉइंट भी बना सकते हैं आप, इसको 2 पॉइंट में भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि धारा आसानी से क्षरण नहीं कर पाएगी धरती में, और जब आसानी से धरती में धारा नहीं जाएगी तो फिर करंट कहीं ना कहीं से पास होगी ही, वो हमारी बॉडी से भी हो सकती है अगर हम उसके टच में आए तो ये दोनों पार्ट एक ही में हम लोग मेजर कर लेंगे, मेंशन। चलिए देखिए एक और रीजन हो सकता है, वो रीजन क्या है, वो रीजन है नमी का नष्ट होना। होता क्या है, आपको भी पता है कि हम अगर अर्थिंग करते हैं, ये हमारा अर्थ है, अगर हमने अर्थिंग किया हुआ है तो हम चाहते हैं कि जितना भी कांटेक्ट ग्राउंड के साथ में बन रहा है यहाँ पे नमी हो। नमी होने से क्या होगा कि इनका कांटेक्ट आसानी से हो पाएगा, किसके साथ, इलेक्ट्रोड का धरती के साथ, यानी मिट्टी के साथ। जब मिट्टी के साथ आसानी से कांटेक्ट होगा तो जो यहाँ से करंट आएगी वो आसानी से इसमें चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ का सिस्टम ड्राई होता जाएगा, सूखता जाएगा, इनका कांटेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इतना सूख गया कि पूरा इसका कांटेक्ट हट गया मिट्टी के साथ, तो होगा क्या कि अर्थ में करंट यहाँ तक तो आएगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे नहीं जा पाएगी धरती के अंदर, तो होगा क्या, अर्थिंग फेल हो जाएगा। अब पता चलेगा कि अर्थ काम ही नहीं कर रहा है। तो नमी भी एक अच्छा फैक्टर होता है अर्थिंग को खत्म करने के लिए। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जहां अर्थिंग किए हुए हैं वहां पे नमी बनी रहे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं 3 पॉइंट समझ में आ गई होगी। एक और रीजन हो सकता है, अगर हमने अर्थ वायर जोड़ा है, वो ढीला हो गया हो, या फिर उसमें कार्बन आ गया हो, या फिर वो टूट गया हो, तो भी तो अर्थिंग फेल हो सकती है। सिंपल सी बात है, हो जाएगी फेल अगर वायर टूट गया, ढीला हो गया हो। तो अगला लिखेंगे अर्थ वायर का ढीला होना या टूट जाना, इससे भी हमारा क्या हो सकता है, अर्थिंग फेल हो सकता है। तो ये 4-5 फैक्टर थे जिसको हमने मेंशन कर दिया कि ये मेन कारण हो सकते हैं। अगर हमको अर्थिंग नहीं मिल पा रही है तो हम जाके इन चीजों को चेक करेंगे, कहीं वायर ढीला तो नहीं है या टूट गया है, कहीं नमी तो वहां की नहीं खत्म हो गई है, या फिर जो हमने इलेक्ट्रोड लगा रखा है वो कहीं टूट गया हो, या फिर इलेक्ट्रोड का क्या हो गया हो, कहीं से ब्रेक होके कांटेक्ट निकल गया हो, और या फिर हो सकता है हमने तार सही से ना यूज किया हो, पतला तार यूज कर लिया हो। तो ये 3-4 फैक्टर थे जिसको हम मुख्य कारण में दे देंगे। अगर एग्जाम में आ गया कि अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, अर्थिंग के लाभ बताइए तथा अर्थिंग किन किन कारणों में फेल हो सकता है, तो हम इस 4-5 पॉइंट को क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये तो फेल होने का कारण हो गया कि अर्थिंग फेल हो सकता है। एक और भी पॉइंट है कि अर्थिंग फेल ना हो लेकिन प्रभावी जरूर हो। पता चला अभी अर्थिंग ठीक है, कुछ देर बाद अर्थिंग खराब हो रही हो, फिर सही हो, फिर खराब हो रही हो, या फिर प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं बन, मतलब प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बन पा रहा हो। तो एक और फैक्टर देख लेते हैं हम लोग कि अर्थिंग किन किन कारणों से प्रभावित होती है। यानी कि हम अगर अर्थिंग करने जा रहे हैं तो हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि ये चीजें यहाँ पे
अपना रोल न दें। तो आइए देखते हैं अर्थिंग किन किन कारणों से प्रभावित होती है। तो हेडिंग डालेंगे अर्थिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, यानी किन किन कारणों से प्रभावित हो सकती है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लासेस जो है घर से रिकॉर्डिंग हो रही हैं, तो मे भी टाइम पे कुछ आप लोगों को डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा हो, कुछ अलग से एक्स्ट्रा आवाजें आ रही हो, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए हम लोग कारण देख रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला हम कारण किसको मानेंगे? भूमि की स्थिति को। भूमि की स्थिति होता क्या है, अगर आप मैदानी भागों में अर्थिंग कर रहे हो तो वहां आपको प्रॉपर एक स्मूथ वे में क्या मिलेगा? कांटेक्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि बहुत कम होगा। वही आप अगर पठारों पे चले जाओ तो वहां पे पहाड़े होती हैं, छोटे मोटे पत्थर होते हैं, तो वहां पे आप अर्थिंग प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो हम एक चीज को ध्यान रखते हैं कि हम अगर नमी वाले जगह अर्थिंग कर रहे हैं तो कम गहराई पे रखते हैं, अगर ज्यादा शुष्क जगह पे कर रहे हैं तो अर्थिंग को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, ताकि पानी का लेयर उसको मिलता रहे। पानी का लेयर यदि नहीं मिल रहा है तो कम से कम नमी मिलती रहे, जिससे कि हमारा करंट आसानी से धरती में लीक कर जाए। तो भूमि को हम ध्यान में रखते हैं, कहीं भूमि सूखी है कि गीली है कि क्या है, इसको हम ध्यान में जरूर रखेंगे। इसको ध्यान में रखे बिना हम अर्थिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा देखते हैं भूमि का तापमान। भूमि का तापमान, ऊपर मैंने आपको बताया कि भूमि की स्थिति, यानी कि वहां पे शुष्क मौसम है या फिर ठंडा मौसम है या बरसात का मौसम है, इससे आप पता लगा लोगे कि भूमि कैसी है, नमी वाली है, सूखी है। लेकिन भूमि का तापमान भी काफी फैक्टर देगा। कैसे देगा मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लेता हूं आपने ऐसी जगह पे अर्थिंग कर दिया है जहां पे इस समय तो लेयर काफी अच्छा था, पानी का नमी ऊपर तक थी, ये हो गया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का तापमान बढ़ता गया, यहाँ गर्मी आई और लेयर सूख के कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अब तो यहाँ का कांटेक्ट हो गया ढीला, यानी मिट्टी यहाँ से अब कांटेक्ट नहीं कर पा रही है अर्थिंग के साथ, या फिर सूख गई है। कांटेक्ट में तो है लेकिन सूख गई है। अब आपको भी पता है अगर मिट्टी सूख जाएगी तो फिर अर्थिंग हमारा काम नहीं करेगा। तो प्रेजेंट टाइम को नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ ये देखेंगे कि वहां का तापमान कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे गर्मी आएगी और यहाँ पे फिर पानी का लेयर नीचे जाएगा, नमी नीचे जाएगी। तो स्थिति के साथ साथ वहां का तापमान भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि काफी शुष्क तो नहीं है, अभी तो हमने पानी डाल रखा है, नमी है, पता चला कुछ दिन में सूख गया ये। तो ऐसा भी हमें ध्यान में रखना होगा कि वहां का टेम्परेचर हम लोग देख सकें। आइए तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, भूमि में नमी की मात्रा। भूमि में नमी की मात्रा, देखिए भूमि में नमी की मात्रा क्या है कि मान लेते हैं इस समय भूमि में हमने अर्थिंग कर रखा है और यहाँ पे पर्याप्त नमी है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में क्या हो जाएगी? वही बात आएगी कि हो सकता है नमी खत्म हो जाए या फिर नमी कम हो जाए। तो ऐसा भी ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे नमी ज्यादा है या कम है, तो इसको हम देखते हुए चलेंगे कि कहीं नमी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसको नमी को भी हमें देखना होगा। कोई खास नहीं है, ये नमी ऊपर वाले में मेंशन हो सकता था, लेकिन मैंने आपको एक अलग से पॉइंट बता दिया कि भूमि में नमी को भी ध्यान में रखेंगे, कहीं सूखी तो नहीं है ज्यादा। ठीक है, आइए देखिए अगला देखते हैं, भू इलेक्ट्रोड का आकार। इलेक्ट्रोड का आकार इन द सेंस सीधा सीधा फैक्टर है। आकार का मतलब होता है कि वो कितना कांटेक्ट एरिया जो है धरती के साथ बनाएगा। ठीक है, अगर आकार बड़ा रहा तो ज्यादा एरिया बनाएगा, और ज्यादा एरिया बनाएगा तो आप उन लोगों ने एक बहुत बढ़िया फार्मूला पढ़ा होगा, रो एल ओवर ए। जैसे जैसे ए बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटता जाएगा, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या हो, करंट आसानी से धरती में चली जाए, जिसको बोलते हैं करंट डिस्चार्ज हो जाए अर्थ को। ठीक है, तो आकार भी ज्यादा होना चाहिए, आकार हम कम नहीं लेंगे।
एक और होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, यानी कि भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ। अब आपको भी पता है कि इलेक्ट्रोड जिस पदार्थ का बना होगा वो भी डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस में। अगर हम सेम साइज का एक कॉपर का ले रहे हैं, किसका, कॉपर का, और एक सेम साइज का इलेक्ट्रोड किसके ले रहे हैं, जीआई का, तो आपको पता है कि RCU जो है यानी कॉपर का रेजिस्टेंस हमेशा कम आएगा RGI से। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका कम है, तो ये भी तो इफेक्ट डालेगा। तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड साइज लगा दिया कि भाई मान लेते हैं 2.5 मीटर, 38 सेंटीमीटर इसका डायामीटर का हम लोग क्या करेंगे, पाइप लेंगे अर्थिंग के लिए। तो अब अगर अर्थिंग के लिए हम इतना ले रहे हैं तो अब इसका रो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जीआई का ज्यादा होगा कॉपर का कम होगा, और जब जीआई का ज्यादा होगा कॉपर का कम होगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ सकता है कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कितने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं। तो जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा वो उसका रेजिस्टेंस कम आ जाएगा, जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा। तो उसका पदार्थ भी फैक्टर रखता है। आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, चारकोल की मात्रा। चारकोल की मात्रा होता क्या है कि जब हम अर्थिंग कर देते हैं, ये हमने अर्थिंग कर दिया, ठीक है, अब हम कुछ केमिकल यूज करते हैं इसके चारों तरफ, कुछ हम केमिकल डाल देते हैं गड्ढा खोदने के बाद, उस केमिकल में इसको रखते हैं ताकि जो ये अर्थ है बाहर वाला उसके साथ ये हमेशा नमी बनाए रखे, और जब नमी बनाए रखेगा तो आसानी से करंट को कहाँ कराता रहेगा, पास कराता रहेगा अर्थ के लिए। तो हम चारकोल लगाते हैं, चारकोल में नमक होता है, कोयला होता है, उसकी मात्रा अगर हमने ज्यादा लगा रखा है तो आसानी से करंट पास करेगा, अगर कम लगा रखा है तो कम करंट पास करे, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कम करने पर। तो चारकोल की मात्रा भी हमें प्रॉपर रखनी होगी, ठीक है। आइए देखिए एक और फैक्टर देखते हैं, पदार्थ हो गया, आकार हो गया, मात्रा हो गया, गहराई। इलेक्ट्रोड की गहराई, जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया था कि जितना नीचे तक इलेक्ट्रोड जाएगा उतना अच्छा होगा हमारे अर्थिंग के लिए, जितना कम रहेगा उतना खराब होगा। लेकिन होता क्या है कि कहीं शुष्क स्थान है, कहीं ज्यादा वेट स्थान है, तो जहां गीला जगह है वहां पे तो हम नीचे अगर ज्यादा ले जा रहे हैं अर्थिंग तो हमारे कोई काम का नहीं है, और जहां शुष्क स्थान है अगर वहां हमने ऊपर रख दिया तो अर्थिंग खराब हो जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि अर्थिंग कितनी गहराई पे होनी चाहिए। अगर शुष्क स्थान है तो ज्यादा नीचे तक ले जाएंगे, अगर वेट स्थान यानी गीला स्थान है तो कहाँ रखेंगे, ऊपर तक रखेंगे। तो ये सब चीजें जो है 7 पॉइंट आप इनको ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है कि अर्थिंग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो कम से कम आप ये 6-7 पॉइंट को क्या लिख सको उसमें। तो ठीक है, तो चलिए इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि अर्थिंग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं और अर्थिंग किन किन कंडीशन में फेल हो सकती है। फेल होने का इन द सेंस ये है कि अचानक से अर्थिंग काम करना बंद कर दे, तो आप एज ए इंजीनियर वहां पे जाके क्या क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि चेक कर सकते हो कि भाई क्यों अर्थिंग फेल हो गई, क्या क्या रीजन है। आपने अगर पहले से अर्थिंग को नहीं समझा पड़ा है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अर्थिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से फेल हो सकती है। तो ये सब चीजें आप क्या करो, रिकॉल करते रहो और रिवीजन आप करते चलो। ये नहीं कि जो चीजें हम एक पढ़ रहे हैं उसको नोट करके छोड़ दें, चीजों को आप रिवाइज भी करते चलेंगे ताकि आगे जब आपको क्वेश्चन दे तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए इसके बाद सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए कि भाई अर्थिंग होता क्या है, अर्थिंग करते कैसे हैं, अर्थिंग का मतलब फैक्टर क्या क्या है, क्या लाभ है क्या हानि है, ये सब तो चीजें अलग हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड रूल है यानी कि इंडियन स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड रूल है अर्थिंग के लिए उसको क्या बोलेंगे, SI स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अर्थिंग के लिए क्या क्या है, यानी कि सीधा सीधा मतलब यह है कि कुछ
रूल बनाए गए हैं, जब आप अर्थिंग करने जाओगे तो उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। आइए मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूं कि आप किन किन बातों को ध्यान रखोगे जो रूल के अंदर आती हैं। तो हेडिंग रहेगा IS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे कि अर्थिंग के लिए IS विशिष्टताएं, अर्थिंग के लिए IS विशिष्टताएं। देखिए पहला क्या है, पहला रूल ये कहता है कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई कम से कम 1.25 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ सरफेस से कम 1.25 मीटर गहरा होना चाहिए इलेक्ट्रोड। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हो। अगर शुष्क स्थानों पे कर रहे हो तो और नीचे ले जाओगे, अगर गीले स्थान पे कर रहे हो तो इसको ये नहीं करोगे कि यहाँ तो गीला है 1 ही मीटर कर देते हैं, नहीं, ये 1 मीटर नहीं होगा, ये कम से कम 1.25 मीटर होगा ही होगा। उसके बाद आप जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। पहला तो नियम ये हो गया कि इलेक्ट्रोड 1.25 मीटर गहराई में होना चाहिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड पेंट रहित होना चाहिए, पेंट रहित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, सिंपल सी बात हो, पेंट रहित होना चाहिए, उस पर पेंट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप GI यूज कर रहे हो, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप यूज कर रहे हो एज ए इलेक्ट्रोड, तो होता क्या है कि आदमी बोलता है कि यार ये इसको जमीन के अंदर रखना है, ये नमी के साथ में होगा, जंग खा जाएगा। तो जंग से बचाने के लिए इस पे पेंट कर दो, कुछ केमिकल लगा के पेंट कर दो। जब पेंट कर देंगे तो क्या जंग नहीं खाएगा। अब चूंकि जंग से बचाने के लिए हम इस पे पेंट तो कर देंगे, लेकिन इसका कांटेक्ट अर्थिंग के साथ भी तो होना है। अगर आपने पेंट कर दिया, ये अर्थिंग के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, पेंट की वजह से रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारे को अर्थिंग करने का फायदा ही क्या रह गया। तो अर्थिंग में हम पेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई कर रहा हो अर्थिंग के टाइम पे पेंट, तो उसको आप मना कर दो। पता चला आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आप ही पेंट करके अर्थिंग करवा रहे हो, तो इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम पाइप यूज कर रहे हैं, अगर अर्थिंग पाइप अर्थिंग हम करने जा रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोड किसका यूज करेंगे, पाइप का। तो जो अर्थ पाइप होती है, अर्थिंग पाइप जो होती है, उसका व्यास, डायामीटर, अब चूंकि देखिए ये पाइप है, ऐसे पाइप यूज करेंगे, खोखली पाइप होती है ऐसे, तो इस पाइप का आंतरिक व्यास कितना होना चाहिए, ये डायामीटर। तो आंतरिक व्यास D जो है वो कम से कम 38 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, सॉरी सर, 38 सेंटीमीटर नहीं, 38 mm। कितना, 38 mm। इससे कम ये नहीं होना चाहिए इसका व्यास, ठीक है। इससे हम कम नहीं लेंगे। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप इससे पतला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इससे पतला यूज करोगे तो कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ये तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इसके व्यास से रिलेटेड। आइए
एक पॉइंट और आपको बताते हैं हम क्या नहीं करेंगे या क्या स्टैंडर्ड रखेंगे। चौथा है, हम सिर्फ पाइप तो अर्थ में डाल दिए, लेकिन अर्थ से पाइप को बाहर ले जाने के लिए, अर्थिंग और दूर ले जाने के लिए अर्थ वायर भी तो चाहिए। तो उस अर्थ वायर के लिए क्या स्टैंडर्ड है? अर्थ वायर जो है उसका माप, अर्थ वायर की माप क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 mm स्क्वायर होनी चाहिए। किसके लिए? कॉपर के लिए। कॉपर का तार अगर अर्थ वायर के लिए यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 3 mm स्क्वायर। अगर हम इसको SWG में लिखें तो कितना आएगा? 14 SWG। स्टैंडर्ड वायर गेज। होता क्या है कि कभी कभी हम चीजों को डायामीटर में नहीं नाप लेते, तो एक स्केल आती है, उस पे अलग अलग साइज के क्या खांजे खुदे होते हैं। कोई पतला होता है, कोई ज्यादा पतला होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे साइज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर यहाँ 10 है तो ये 12 होगा, ये 14 होगा, ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा। यानी कि आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाओगे साइज और कम होती जाएगी। ऐसा नहीं कि हम 26 SWG का यूज करें तो मोटा होगा, 10 का यूज करें तो पतला होगा। नहीं, ये रॉन्ग है। अगर आप 10 का यूज कर रहे हो तो बहुत मोटा होगा, 26 का यूज कर रहे हो तो बहुत पतला होगा। तो इसको हम मेजर करते हैं इसी में डाल के। होता क्या है, किसी चीज को मेजर करना होता है कि इसी में डाल देते हैं। जिस खांचे में फंस गया यानी कि सेम साइज का पहुंच रहा है, उस साइज को हम इस पे नोट कर देते हैं। तो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज मीटर को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शायद वर्कशॉप में इसको रखे होते हैं सीट वाले, तो सीट के लिए भी इसको यूज करते हैं। ये किसके लिए है? कॉपर के लिए है। अगर हम GI का यूज कर रहे हैं वायर तो GI के लिए है क्या कि ये 6 mm स्क्वायर होगा। ये रहे खोज के